नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपन लेके आए हैं 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी तैयारी को शानदार और जानदार बनाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर ले तथा प्रत्येक महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और दोस्तों, आपको मैं इम्पोर्टेंट जानकारी दे दूँ कि प्रतिदिन आप शाम को अपनी प्रश्नोत्तरी और सुबह 7:15 बजे अपनी लाइव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर चलती है, तो आप प्रश्नोत्तरी और लाइव क्लासों से ज़रूर जुड़ते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी में अपन देखेंगे पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो पहला अपना इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों आज का, अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई। पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई। दोस्तों, आप भी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहे और लास्ट में ये बताइए कि आपने 35 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ताकि आपकी तैयारी का भी पता चलता रहे। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ की स्थापना 1947 यानी 1947 में हुई। ये आपको ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ की स्थापना 1947 में हुई। और एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में इसका मुख्यालय इसका लूसाने स्विट्ज़रलैंड में है। ये भी आपको ध्यान रखना है, मुख्यालय लूसाने स्विट्ज़रलैंड। चलिए दोस्तों, दूसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न, वॉलीबॉल खेल को शुरू करने वाला देश कौन सा है। वॉलीबॉल खेल को शुरू करने वाला देश कौन सा है, ये आपको बताना है कि वॉलीबॉल खेल को शुरू करने वाला देश कौन सा है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, वॉलीबॉल को संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम बार शुरू किया था। ये आपको ध्यान रखना है। और प्रथम बार 1895 में अमेरिका में वॉलीबॉल का आविष्कार किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, वॉलीबॉल खेल के जन्मदाता कौन है। वॉलीबॉल खेल के जन्मदाता कौन है, आपको ये बताना है। इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 3। और प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर रहेगा दोस्तों विलियम जी मॉर्गन। विलियम जी मॉर्गन वॉलीबॉल के जन्मदाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और वॉलीबॉल का जो जन्म हुआ वो अमेरिका में 1895 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 4। दोस्तों, आप भी अपना कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहे ताकि आपकी तैयारी का भी पता लगे। और लास्ट में ज़रूर बताइए कि कमेंट करके कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 4, भारतीय वॉलीबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई। भारतीय वॉलीबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई, ये बताना है। भारतीय वॉलीबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई, ये बताना आपको। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों अपना 1951 में भारतीय वॉलीबॉल महासंघ की स्थापना हुई। राइट आंसर रहेगा 1951 में। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा, वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। वॉलीबॉल कोर्ट की, आपको ये बताना है, वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई चौड़ाई 18/9 मीटर। 18/9 मीटर यानी 18 मीटर लंबा, 18 मीटर लंबा, ये भी ध्यान रखना है। और 9 मीटर चौड़ा ये होता है वॉलीबॉल कोर्ट। ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में भी ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 रहेगा अपना, वॉलीबॉल में कितने सेट खेले जाते हैं। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, वॉलीबॉल में कितने सेट खेले जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। कितने सेट का मतलब है कितने राउंड खेले जाते हैं। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों इसका, वॉलीबॉल में 5 सेट खेले जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में देखें तो प्रथम 4 सेट, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, प्रथम 4 सेट 25-25 पॉइंट के होते हैं। और अंतिम और 5वां सेट यानी अंतिम और 5वां सेट 15 पॉइंट का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, वॉलीबॉल के कितने सेट खेले जाते हैं, तो टोटल 5 सेट खेले जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। टोटल 5 सेट खेले जाते हैं और उसमें से प्रथम 4 सेट 25 पॉइंट के होंगे और अंतिम 5वां सेट होगा वो 15 पॉइंट का होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 7 रहेगा, वॉलीबॉल से संबंधित शब्दावली कौन सी है।
वॉलीबॉल से संबंधित शब्दावली कौन सी है, ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन एग्जाम में शब्दावली से संबंधित पूछा ही जाता है, तो वॉलीबॉल से संबंधित शब्दावली कौन सी है ये आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों आपको बता दूं, वॉलीबॉल से संबंधित शब्दावलियों में अंडरहैंड सर्विस, ये भी वॉलीबॉल से संबंधित है। फ्लोटिंग सर्विस, ये भी वॉलीबॉल से संबंधित है। ब्लॉकिंग, ये भी वॉलीबॉल से संबंधित है। इस प्रकार अपना सही आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, यानी अंडरहैंड सर्विस, फ्लोटिंग सर्विस और ब्लॉकिंग सभी वॉलीबॉल से संबंधित शब्दावलियाँ होती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। वॉलीबॉल में सेंटर लाइन से अटैक लाइन की दूरी कितनी होती है, या आपको यह बताना है कि वॉलीबॉल में जो सेंटर लाइन होती है, सेंटर लाइन से अटैक लाइन की दूरी कितनी होती है, यह आपको बताना। तो दोस्तों आपको बता दूं, वॉलीबॉल में सेंटर लाइन से अटैक लाइन की दूरी, सही आंसर रहेगा इसका दोस्तों 3 मीटर होती है। क्योंकि दोस्तों जो इसमें सेंटर लाइन से 3 मीटर अटैक लाइन, और उसके बाद में जो जोन बचता है उसे बैक जोन के नाम से जानती है, जो 6 मीटर का बचता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 6 मीटर का लास्ट में बैक जोन भी बचता है। तो दोस्तों सही आंसर रहेगा 3 मीटर अटैक लाइन होती है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 9। वॉलीबॉल खेल में बॉल का वजन कितना होता है, आपको ये बताना है दोस्तों। वॉलीबॉल खेल में बॉल का वजन कितना होता है, आपको ये बताना है बॉल का वजन कितना होता है। तो वॉलीबॉल खेल में जो बॉल होती है उसका वज़न कितना होता है, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 260 से 280 ग्राम। इसका सही आंसर रहेगा 260 से 280 ग्राम बॉल का वज़न होता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों अपना प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, वॉलीबॉल खेल में एंटीना की लंबाई कितनी होती है। वॉलीबॉल खेल में जो एंटीना होता है, जो नेट के ऊपर लगा हुआ होता है, उसकी लंबाई कितनी होती है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा 1.80 मीटर। 1.80 मीटर इसकी लंबाई होती है। दूसरे शब्दों में देखें तो 180 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है सेंटीमीटर में भी। तो 180 सेंटीमीटर एंटीने की लंबाई होती है, जो 1 मीटर नेट में और बाकी 0.80 सेंटीमीटर नेट के ऊपर होता है, ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है। तो सही आंसर रहेगा अपना 1.8 मीटर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 11 रहेगा अपना, वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। चलिए दोस्तों, आपको आंसर बताना है वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो वॉलीबॉल टीम में दोस्तों कितने खिलाड़ी होते हैं, ये इसका सही आंसर बताना आपको। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वॉलीबॉल टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन खेलते कितने हैं ग्राउंड में, यानी कोर्ट में कितने खेलते हैं, तो कोर्ट में सिर्फ 6 खिलाड़ी खेलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी हुए, टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 12, वॉलीबॉल में टाइम आउट की अवधि कितनी होती है। वॉलीबॉल में इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों, वॉलीबॉल में टाइम आउट की अवधि कितनी होती है, यह आपको बताना है टाइम आउट की अवधि कितनी होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 30 सेकेंड। टाइम आउट की अवधि 30 सेकेंड होती है। लेकिन दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि इसमें तकनीकी टाइम आउट, जिसे टेक्निकल टाइम आउट भी बोलते हैं, किसी कारणवश लिया जाता है तो वो रेफरी खुद ही लेता है। तो टेक्निकल टाइम आउट की अवधि भी इसमें 1 मिनट की होती है, ये भी आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 13। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 रहेगा अपना इम्पोर्टेंट प्रश्न, पेशी ऊतकों में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। पेशी ऊतकों में जो मसल टिश्यू होते हैं, पेशी ऊतकों में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, ये आपको बताना है कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। तो दोस्तों सही आंसर रहेगा इसका 75% जल पेशी ऊतकों में पाया जाता है, यह ध्यान रखना आपको। और एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बताऊं तो हड्डियों में 25% जल पाया जाता है, बोन में, यह भी आपको ध्यान रखना है, बोन में 25% जल पाया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 14, पैलेस्ट्रा और डिडास्केलियम प्रसिद्ध थे, यूनान से संबंधित है। दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो यूनान में, पूर्व यूनान में जो खेल चलते थे उनसे संबंधित है। पैलेस्ट्रा और डिडास्केलियम किससे संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पैलेस्ट्रा और डिडास्केलियम किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों एथेंस से संबंधित है।
पैलेस्ट्रा और डिडास्केलियम, जो कि पैलेस्ट्रा और डिडास्केलियम दोनों एथेंस से संबंधित है। ये आपको सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 दोस्तों अपना इम्पोर्टेंट प्रश्न, पैलेस्ट्रा किस लिए प्रसिद्ध था? पैलेस्ट्रा जो अभी नेक्स्ट पर पहले वाले प्रश्न में देखा था अपने पैलेस्ट्रा, तो पैलेस्ट्रा किस लिए प्रसिद्ध था ये आपको बताना है कि पैलेस्ट्रा किस लिए प्रसिद्ध था। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पैलेस्ट्रा व्यायामशाला यानी जिम्नेजियम के लिए प्रसिद्ध था। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो पैलेस्ट्रा जिम्नेजियम यानी व्यायामशाला के लिए प्रसिद्ध था, जो कि एथेंस में था। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 रहेगा दोस्तों अपना, अंतराल प्रशिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? यानी इंटरवल ट्रेनिंग मेथड का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया, यह आपको बताना है सर्वप्रथम कब किया गया। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों इंटरवल ट्रेनिंग का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1920 यानी 1920 में अंतराल प्रशिक्षण इंटरवल ट्रेनिंग का सबसे पहले प्रयोग किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 17। तो दोस्तों आप भी अपना कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहे और लास्ट में ज़रूर बताइए कि आपने 35 में से कितने क्वेश्चन सही अटेंड किए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, फास्ट लेग प्रशिक्षण विधि किस देश की देन है? फास्ट लेग प्रशिक्षण विधि किस देश की देन है, यह आपको बताना है। फास्ट लेग ट्रेनिंग मेथड तो इस किस देश की देन है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर रहेगा फास्ट लेग प्रशिक्षण विधि किस देश की देन है? तो सही आंसर है इसका स्वीडन की फास्ट लेग प्रशिक्षण विधि होती है। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 18 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना दोस्तों। प्रश्न नंबर 18, कपालीय तंत्रिकाओं की कितनी जोड़ी होती है? कपालीय तंत्रिकाओं की कितनी जोड़ी होती है, ये आपको बताना है। कपालीय तंत्रिकाओं की कितनी जोड़ी होती है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों कपालीय तंत्रिकाओं की कितनी जोड़ी होती है? तो सही आंसर रहेगा 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएँ होती है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 19 इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों, मेरु तंत्रिकाओं की कितनी जोड़ी होती है? अभी अपने देखा था कपालीय तंत्रिकाओं की और इस प्रश्न में अपने को पूछा गया है मेरु तंत्रिकाओं की कितनी जोड़ी होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा मेरु तंत्रिकाओं की कितनी जोड़ी होती है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों इसका 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाओं की होती है। 12 जोड़ी दोस्तों इस 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाओं की और 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाओं की होती है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को देखें दोस्तों एक बार आप। क्वेश्चन नंबर 20, सैनिक जीवन किस में प्रचलित था? सैनिक जीवन किस में प्रचलित था, ये आपको बताना है सैनिक जीवन के बारे में कि सैनिक जीवन किस में प्रचलित था। जो रोम से संबंधित, जो यूनान से संबंधित, वो जितने भी जो उसके राज्य थे उनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो सैनिक जीवन किस में प्रचलित था? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों सैनिक जीवन स्पार्टा की देन है, यानी स्पार्टा में सैनिक जीवन को महत्व दिया जाता था। प्रत्येक नागरिक को सैनिक के दृष्टिकोण से देखा जाता था। तो स्पार्टा सैनिक जीवन में प्रचलित था, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों अपना प्रश्न नंबर 21 इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा, पिंग पोंग किससे संबंधित है, यह आपको ध्यान रखना है। पिंग पोंग जो कि खेल का उपनाम है, यह आपको ध्यान रखना है। तो पिंग पोंग किससे संबंधित है? बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 21 इसका सही आंसर रहेगा पिंग पोंग टेबल टेनिस से संबंधित है, यानी टीटी जिसे अपन बोलते हैं टेबल टेनिस का दूसरा नाम पिंग पोंग है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये प्रश्न पूछा गया था पिंग पोंग किससे संबंधित है, शायद पिछली भर्ती में ये प्रश्न पूछा भी गया, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, आपको ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो ये पूछा भी जा चुका है एक बार। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 22 आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 22 इंपॉर्टेंट रहेगा, क्लासिकल एज का संबंध किससे है? क्लासिकल एज का संबंध किससे है, यह आपको बताना है। तो क्लासिकल एज का संबंध क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा दोस्तों अपना इम्पोर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्लासिकल एज का संबंध किससे है, इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों
स्पार्टा से संबंधित है? स्पार्टा से संबंधित है क्लासिकल एज। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर, महिलाओं के लिए जेवेलियन का भार कितना होता है? महिलाओं के लिए जेवेलियन का भार, ध्यान रखना दोस्तों, पुरुषों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए पूछा गया है। तो महिलाओं के लिए जेवेलियन का भार कितना होता है, यानी भाले का वजन कितना होता है? जेवेलियन को अपन भाला भी बोलते हैं। तो महिलाओं के लिए जेवेलियन का भार कितना होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा 600 ग्राम महिलाओं के लिए जेवेलियन का भार होता है। और दोस्तों अगर इसके अलावा मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं तो 800 ग्राम पुरुषों के लिए होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 800 ग्राम पुरुषों के लिए होता है। तो महिलाओं के लिए सही आंसर 600 ग्राम। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 अपना इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। 3 से 6 सप्ताह का प्रशिक्षण 3 से 6 सप्ताह का प्रशिक्षण चक्र क्या कहलाता है? ध्यान रखना दोस्तों, 3 से 6 सप्ताह के बारे में पूछा और प्रशिक्षण चक्र क्या कहलाता है? यानी प्रशिक्षण चक्र 3 प्रकार के होते हैं, माइक्रो चक्र, मैक्रो चक्र और मीजो चक्र। तो 3 से 6 सप्ताह का जो प्रशिक्षण चक्र होता है उसे क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों मीजो चक्र। मीजो चक्र 3 से 6 सप्ताह का होता है। और इसके अलावा मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बताऊं दोस्तों, तो 1 सप्ताह तक का चक्र माइक्रो चक्र कहलाता है। ये इसको 1 सप्ताह को माइक्रो चक्र और 1 साल तक का मैक्रो चक्र कहलाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, 1 साल तक का। तो ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है। तो 3 से 6 सप्ताह का प्रशिक्षण चक्र क्या कहलाएगा? तो उसे बोलेंगे अपन मीजो चक्र। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 25। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 इंपॉर्टेंट रहेगा। और दोस्तों आपको मैं बताऊं कि सुबह अपनी प्रतिदिन कक्षाएं 7:15 बजे भी अपनी यूट्यूब चैनल आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज पर चलती है, तो आप उसे भी लेना न भूलें, जो कि अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ब्लड यानी रक्त। और शाम को अपनी प्रतिदिन जो प्रश्नोत्तरी चलती है वो भी अपने महत्वपूर्ण रहती है, तो आप भी उसको लेना न भूलें। प्रतिदिन आप प्रश्नोत्तरी को जरूर अटेंड करें ताकि आपको अपनी तैयारी पे और भी मजबूत विश्वास बन सके। चलिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 25। ओलंपिक छल्ले में कौन सा रंग मौजूद नहीं होता? ओलंपिक छल्ले में कौन सा रंग मौजूद नहीं होता, यह आपको बताना है। तो ओलंपिक छल्ले जो कि 5 छल्ले आते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। ओलंपिक से संबंधित कितने छल्ले आते हैं? तो ओलंपिक से संबंधित दोस्तों 5 छल्ले आती है, आपको ये ध्यान रखना है। ओलंपिक से संबंधित 5 छल्ले आते हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है जो 5 छल्ले होते हैं उनमें कौन कौन से रंग होते हैं। तो आपको ये भी पता रखना है कि फर्स्ट में जो ब्लैक होता है, फर्स्ट में ब्लैक, फिर इसमें येलो, ग्रीन, ब्लू, ग्रीन और रेड। इस प्रकार आपको 5 छल्ले दिए जाते हैं, जिसमें पहले में ब्लैक, फिर येलो, फिर ब्लू, फिर येलो और फिर रेड। इस प्रकार 5 छल्ले होते हैं। तो उनमें से जो कौन सा कलर इनमें से नहीं होता है ओलंपिक के संबंध में, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों भूरा रंग, यानी ब्राउन कलर इसमें नहीं होता है ओलंपिक छल्ले में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 26 अपना इम्पोर्टेंट रहेगा। प्रश्न नंबर 26। तो प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, हृदयनाथ कुंजरू समिति की स्थापना कब हुई, ये आपको बताना है। हृदयनाथ कुंजरू समिति की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 26 इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हृदयनाथ कुंजरू समिति की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1959, यानी 1959 में हृदयनाथ कुंजरू समिति की स्थापना हुई, 1959। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 27 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट रहेगा। वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, आपको ध्यान रखना है, नहीं पूछा है। तो कौन सा रहेगा इसका सही आंसर? तो दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों विटामिन बी वसा में घुलनशील नहीं है। इसका मतलब वसा में घुलनशील, तो इसका मतलब ए डी ई और के, ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, और बी और सी विटामिन ये जल में घुलनशील होते हैं। ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा अपना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों,
सबसे ज़्यादा काम आने वाला उत्तोलक कौन सा है? खेलों में सबसे ज़्यादा काम आने वाला उत्तोलक कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों उत्तोलक के बारे में अपन ने पहले भी क्लास ले रखी है, अगर आपने क्लास नहीं ली है तो यूट्यूब चैनल पर जाके आप उत्तोलक की तीनों क्लासें देख सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई गई है। तो खेलों में सबसे ज़्यादा काम आने वाला उत्तोलक कौन सा है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों तृतीय श्रेणी उत्तोलक, 3rd क्लास लीवर खेलों में सबसे ज़्यादा काम आता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला उत्तोलक भी यही है, यानी शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा उत्तोलक पाया जाता है? तो शरीर में सबसे ज़्यादा उत्तोलक तृतीय श्रेणी उत्तोलक ही पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में कि शरीर में सबसे कम कौन सा उत्तोलक पाया जाता है, तो उसका सही आंसर रहेगा द्वितीय श्रेणी उत्तोलक शरीर में सबसे कम पाया जाता है। चले दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 29 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों। फार्टलेग प्रशिक्षण विधि के जनक कौन है? फार्टलेग प्रशिक्षण विधि के जनक कौन है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि फार्टलेग प्रशिक्षण विधि का जन्म कौन से देश में हुआ, तो वो स्वीडन था, आपने देख लिया था। इस प्रकार फार्टलेग प्रशिक्षण विधि के जनक कौन है, इस प्रश्न का सही आंसर बताना आपको। फार्टलेग प्रशिक्षण विधि का जनक कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा फार्टलेग प्रशिक्षण विधि का जनक गोस्टा होल्मर। गोस्टा होल्मर फार्टलेग प्रशिक्षण विधि के जनक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 30 अपना इम्पोर्टेंट प्रश्न है और पूछा भी जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है यह प्रश्न। खेलों के अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया? खेलों के अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया? खेलों का एक सिद्धांत है जिसे सरप्लस एनर्जी बोलते हैं, सरप्लस एनर्जी। तो खेलों की अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया, सरप्लस एनर्जी थ्योरी किसने दी? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर और शीलर, यानी शीलर और स्पेंसर ने खेलों का अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत, जिसे सरप्लस एनर्जी थ्योरी बोलते हैं अपन, दिया। चले दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 31 इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों। बॉक्सर मसल कहलाती है, तो दोस्तों इनमें से बॉक्सर मसल्स कौन सी कहलाती है, ये आपको बताना है बॉक्सर मसल्स के बारे में कि बॉक्सर मसल्स कौन सी होती है। दोस्तों इसके बारे में आपको बताना है, दो बॉक्सर मसल्स कौन सी होती है जो कि बॉक्सर खिलाड़ी यूज करते हैं, अपनी ज़्यादातर पंच मारते हैं, तो वो मसल्स सबसे ज़्यादा काम आती है, उसे बोलते हैं बॉक्सर मसल्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा बॉक्सर मसल्स सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर को बॉक्सर मसल्स के रूप में जानते हैं, जो कि चेस्ट में यानी छाती में सामने की तरफ आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो अपना चेस्ट होता है, चेस्ट में सामने की तरफ जो मसल्स आती है वो बॉक्सर मसल्स आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 32 नंबर का प्रश्न अपना इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। प्राचीन ग्रीस में अपोलो था, प्राचीन ग्रीस में अपोलो कौन था, यह आपको बताना है कि प्राचीन जो ग्रीस यूनान था उसमें अपोलो कौन था। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्राचीन ग्रीस में जो अपोलो था उसका सही आंसर है सूर्य देवता को प्राचीन ग्रीस में अपोलो कहा जाता था, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो प्राचीन ग्रीस में अपोलो सूर्य देवता था, इसका सही आंसर रहेगा सूर्य देवता। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 33 राष्ट्रीय अनुशासन योजना का आरंभ कब हुआ, यह आपको बताना है। नेशनल डिसिप्लिनरी स्कीम यानी राष्ट्रीय अनुशासन योजना, यह आपको बताना है इसका आरंभ कब हुआ। तो नेशनल डिसिप्लिनरी स्कीम राष्ट्रीय अनुशासन योजना का आरंभ, इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1954 यानी 1954 में राष्ट्रीय अनुशासन योजना का आरंभ हुआ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 34 ध्यान रखना इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और पूछा भी गया है। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना कहाँ से आरंभ हुई? राजकुमारी अमृत कौर, आपको ध्यान रखना है राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना कहाँ से आरंभ हुई, ये आपको बताना है। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना, ये इसके बारे में सही आंसर बताना है आपको दोस्तों। तो 34 का सही आंसर रहेगा दोस्तों पटियाला से राजकुमारी अमृत कौर योजना पहली बार स्टार्ट हुई, ये आपको ध्यान रखना है राजकुमारी अमृत कौर योजना। 34 का सही आंसर पटियाला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न और प्रश्न नंबर 35 जो कि अपना लास्ट प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है और आपको ज़रूर बताना है कि आपके 35 में से कितने प्रश्न
सही हुई है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपको बताना है, ताकि आपकी तैयारी का पता लग सके और पर्सन का लेवल भी और बढ़ाया जा सके, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। चलिए दोस्तों, अपना लास्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 35, शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन के केंद्रीय बोर्ड की स्थापना कब हुई? शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन के केंद्रीय बोर्ड की स्थापना कब हुई, ये आपको बताना है। शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के केंद्रीय बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1950-51 में शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के केंद्रीय बोर्ड की स्थापना हुई। 1950-51, 1950-51 में शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन के केंद्रीय बोर्ड की स्थापना हुई। तो दोस्तों, इस प्रकार अपने आज के अपने 35 महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए, जो कि बहुत ही आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो गए। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको प्रश्नोत्तरी भी बहुत पसंद आई होगी, और इसी प्रकार अपन आगे भी प्रश्नोत्तरी लाते रहेंगे, और अनेक गेम्स से संबंधित प्रश्नोत्तरी भी लाएंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट भी लाएंगे, साइकोलॉजी से संबंधित प्रश्नोत्तरी भी अपन लेके आएंगे। तो आप इस प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कर ले, और प्रत्येक क्लास का जो आपको वीडियो मिलेगा वो यूट्यूब पर मिलता रहेगा। और सुबह प्रतिदिन 7:15 बजे, ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रतिदिन सुबह 7:15 बजे अपनी क्लासें यूट्यूब पर जो कि थ्योरेटिकल रूप में चल रही है, और अपना अभी नेक्स्ट टॉपिक ब्लड चल रहा है, वो भी आपको प्रतिदिन लेते रहना है, जो कि आपके उपयोगी और काम आएगी। तो इस प्रकार दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रतिदिन आप हमारी क्लास से, आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेस से जुड़े रहे, ताकि आपको और भी तैयारी पे आपको विश्वास हो सके। धन्यवाद।